वेलकम एवरीवन। तो डीएसएसबी की टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हम कर रहे हैं या फिर एचएसएससी की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस, नवोदय, हर पेडागोजी का जितना भी कंटेंट है उसमें टॉपिक आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और सोर्सेज हैं हमारे इग्नू और एनआईओएस। पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है हम कवर करेंगे प्रॉपर पीडीएफ और क्वेश्चंस के साथ, बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, फिर इसकी नीड्स, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, टाइप्स, कितने टाइप्स की प्लानिंग होती है, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। उसके बाद ये सारी तरीके की प्लानिंग डिस्कस करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक भी है हमारा कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो किस तरीके की होती है, ठीक है। तो सारे चीज़ों को डिटेल में बहुत अच्छे से हमने कवर किया है इग्नू की पीडीएफ से, और हर एस्पेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारी जितनी भी पेडागोजी की वीडियोज़ हैं इनकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कॉल नहीं करनी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो नए वीडियोज़ की अपडेट के लिए, ठीक है। ऑल राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्लानिंग, कि प्लानिंग क्या होती है ना, कि कोई भी प्लान हम बना रहे हैं वो क्या होता है और क्यों होता है। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं या इवेंट्स जो भी हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, इन ए प्रॉपर मैनर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स और फुलफिल सर्टेन गोल्स। कोई एक तरीके का गोल है, हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए उससे पहले जो हम इवेंट्स को या एक प्रॉपर उसके बारे में जो ढांचा तैयार करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, वो क्या होती है, प्लानिंग। द स्टेप्स दैट वी डिसाइड टू डू इन ऑर्डर, या फिर वो स्टेप्स या वो काम जो हमें करने होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट ए टास्क। कोई भी टास्क करना होता है उससे पहले, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द टास्क सो दैट वी कैन गेट अफेक्टिव आउटकम इज कॉल्ड प्लानिंग। ताकि जो भी हम काम करने जा रहे हैं वो प्रभावी ढंग से हो सके। तो वो जो काम है प्रभावी ढंग से हो सके, उससे उस काम को करने से पहले हम उसके स्टेप्स जो है वो अच्छे से बना लेते हैं कि हम किस किस तरीके से उस काम को करेंगे। तो प्लानिंग तो सबको पता है कि क्या होती है। दूसरा, नीड, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, नीड्स या इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एनहांसेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर हम प्लानिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, सीधी सी बात है। प्लानिंग कैन गिव बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ए सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये हमें एक तरीके की दिशा का बोध करा देता है कि हमें किस डायरेक्शन में जो है मेहनत करनी होती है। इट हेल्प्स देम टू बिकम अवेयर ऑफ द गोल्स दैट आर इम्प्लिसिट इन द लर्निंग टास्क दे आर आस्क्ड टू परफॉर्म। यहाँ पर हम उन लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं, या वो लर्निंग टास्क, वो सीखने के कार्य जो हमें सीखना है, ठीक है, उन्हें हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगी प्लानिंग। अब एरियाज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के एरियाज यानी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो की क्वेश्चन है, वाइल कैरिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, कि देखो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जब भी आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो तो पढ़ाने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जो की के एरियाज़ हैं, मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये है कि व्हाट टू टीच, कि आपको क्या पढ़ाना है, पहला क्वेश्चन है ये। और क्या पढ़ाना है में आपको क्या करना होता है, कंटेंट सेलेक्शन। दूसरा होता है हाउ टू टीच, ठीक है, ये एरियाज़ होते हैं प्लानिंग के। दूसरा हाउ टू टीच, की मतलब कैसे पढ़ाना है। इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस, जो भी आप कक्षा में सीखने के अनुभव बच्चों को देंगे उनको ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ठीक है। तीसरा होता है हाउ टू असेस स्टूडेंट, अब जो हमने पढ़ा दिया हम उसको असेस कैसे करेंगे, किस तरीके से उसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम्स होती हैं, जो भी हमने सीखा है या सिखाया है उसके परिणामों से ये क्या होता है, संबंधित होता है। तो ये है एरियाज ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है लर्निंग एक्सपीरियंस इंक्लूड, कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस अब होते हैं, जो ये बात की हमने हाउ टू टीच, जिसके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सीखने के अनुभवों में अभी क्या क्या शामिल होता है, यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। हैविंग डायलॉग्स इन द क्लासरूम, कक्षा में जो संवाद होते हैं वो। कंडक्टिंग डिस्कशन एंड डिबेट्स ऑन टॉपिक्स, विषयों पर चर्चा और बहस आयोजित करना। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं कि क्लासरूम में डायलॉग हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कि
एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें फीडबैक, रिफ्लेक्शन, डायलॉग एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, उसका सारा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, ये वाला हैविंग डायलॉग्स इन क्लासरूम, ये सारी चीज़ें, तो एक एक पॉइंट वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती जाएंगी, और वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग डिस्कशन एंड डिबेट्स ऑन टॉपिक्स, है ना। तो जो क्लासरूम में डिस्कशन होता है कि डायलॉग्स एज ए मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, निर्माणवादी जो होती है हमारी लर्निंग, उसमें जो डायलॉगिंग होती है, तो यहाँ पे रेजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स रेज कर पाएँ निम्न से उच्च क्रम की सोच में, ठीक है। एंगेजिंग इन कोलैबोरेटिंग लर्निंग, आपस में सहयोग करके स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखें। एंगेजिंग इन मैप रीडिंग एंड अदर स्किल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, जो बच्चे हैं वो नक्शा पढ़ने या अन्य जो कौशल हैं उन मतलब इस तरीके की गतिविधियों में वो एंगेज हो पाएँ, ठीक है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्ट कंटेंट इन रियल लाइफ सिचुएशन ईदर इन और आउट ऑफ द क्लासरूम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए, कि जो वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ हैं उनकी सामग्री से रिलेटेड वो होना चाहिए, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो, चाहे आप क्लासरूम के बाहर ले जाके आप बच्चों को सिखाओ। नेक्स्ट, अब आता है वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस प्लानिंग, यानी वो चीज़ें या वो नियोजन जो प्रभावित करते हैं किसको, प्लानिंग को, जो आप प्लान कर रहे हो उसको। सबसे पहला है इसके अंदर टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड माइंडसेट, कि शिक्षक जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका माइंडसेट कैसा है, यानी टीचर जो है वो क्या सोचता है लर्निंग के बारे में, वो कितना अच्छा सोचता है कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, या उसकी क्या इमेज है उसके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, तो उसका माइंडसेट क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है। दूसरा है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड हिजर कॉन्टेक्स्ट, दूसरा छात्र उस विषय को किस तरीके से देखता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को अगर वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो वो प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो पढ़ाया जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट, किस तरीके से वहाँ पे समय का प्रबंधन हो रहा है। लर्निंग रिसोर्स, सीखने के जो संसाधन हैं वो किस तरीके के यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो प्लानिंग को प्रभावित करेंगे, कि जब भी आप प्लान बना रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट, लर्निंग किस लर्निंग में कॉन्टेक्स्ट की, आपका माइंडसेट कैसा है, स्टूडेंट्स का कितना इंटरेस्ट है, और कौन कौन से रिसोर्सेज या संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ से एक MCQ आ सकता है कि कौन से वेरिएबल हैं जो प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, अब जो शिक्षण अधिगम की योजना और आयोजन है उसको हम देखते हैं कि भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको कैसे हम प्लान करेंगे और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो लेंदी जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। गुड प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन इफेक्टिव क्लासरूम, अगर आप अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाना चाहते हो तो गुड प्लानिंग सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे है। ए वेल प्लान्ड क्लास रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑन द टीचर एंड हेल्प्स मिनिमाइज डिसरप्शंस, एक बहुत जो सुनियोजित कक्षा है उसमें शिक्षक पर तनाव जो है वो कम रहता है, और जो व्यवधान है उसमें कम मतलब उनको कम करने में प्लानिंग मदद करती है, क्योंकि हमने पहले से ही प्लान कर लिया तो काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी और उसके अंदर जो डिसरप्शंस हैं वो कम होंगे वहाँ पे, क्योंकि हम पहले से प्लानिंग के साथ चल रहे हैं ना। ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग इज़ द फ्रेमवर्क ऑन विच अफेक्टिव टीचिंग इज़ बेस्ड, कि अगर आपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, ठीक है, आयोजित कर लिया है और योजना भी बना ली है, तो वहाँ से आपकी जो टीचिंग होगी वो कैसी होगी, बहुत ही अफेक्टिव होगी, क्योंकि आपको पता होगा 1 by 1 स्टेप की अभी क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करवाना है ना। केयरफुल एंड थॉटफुल प्लानिंग अलाउ, अब एक बहुत ही अच्छी जो केयरफुल प्लानिंग है या थॉटफुल प्लानिंग, कैसे पता चलेगा कि आपने बहुत सावधानी पूर्वक और विचारशील योजना जो है वो बनाई है। देखो इससे होता क्या है, जब आपने एक बहुत अच्छी प्लानिंग बना ली है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल टाइम टू बी मैक्सिमाइज्ड, कि जो अधिकतम समय है ना आपके पास
उस अधिकतम समय का आप बहुत अच्छा उपयोग कर पाओगे वहाँ पे। स्टैंडर्ड्स टू बी एड्रेस्ड, मानकों को संबोधित किया जाना, मतलब एक लेवल की एजुकेशन आप दे पाओगे। ये नहीं कि क्लासरूम में गए, पढ़ाया कुछ भी, प्लान नहीं है, ऐसे ही कुछ भी करवा दिया। और एक होता है फुल प्रिपरेशन के साथ जाओ, तो कितनी अफेक्टिवली कितनी सारी चीज़ों को कम से कम टाइम में आप कवर कर सकते हो वहाँ पे। प्रायर नॉलेज टू बी एक्टिवेटेड, अब यहाँ से क्या होता है ना, जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले कितनी नॉलेज है, तो हम क्वेश्चनिंग वगैरह से वो सब चेक करते हैं। तो बच्चों की प्रायर नॉलेज जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, उनका पूर्व ज्ञान वहाँ पे सक्रिय हो जाता है। मिसकंसेप्शंस टू बी कन्फ्रंटेड, और अगर छात्रों को किसी प्रकार की भ्रांति है, उन्हें किसी तरह का मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टूड है वो, तो यहाँ पे उसको भी हटाया जा सकता है। एंड द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू बी कंसिडर्ड, और बच्चों की जो विविध विशेषताएं हैं, जो उनकी सीखने की अलग अलग ज़रूरतें हैं, उन पर भी विचार यहाँ पे होता है एक केयरफुल और थॉटफुल प्लानिंग में। तो जो केयरफुल और थॉटफुल प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्कैफोल्डेड मोर इफेक्टिवली एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग गोल्स, कि जो भी आप इंस्ट्रक्शन क्लास में देना चाहते हो, जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, उसको बहुत अच्छे से इफेक्टिव तरीके से आप दे सकते हो। और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग गोल्स हैं, यानी जो सीखने के लक्ष्य हैं आपके, उनका आकलन भी आप वहाँ पे कर सकते हो। एंड कंटेंट भी अलाइन टू मैक्सिमाइज अंडरस्टैंडिंग, और बच्चों को जो भी आप सिखा रहे हो, उस कंटेंट को, जो भी आप पढ़ा रहे हो, उस कंटेंट को आप अलाइन कर सकते हो, ताकि बच्चों की जो समझ है उसको मैक्सिमाइज अधिक से अधिक किया जा सके, कि बच्चों को उस टॉपिक की अधिक से अधिक समझ हो जाए। इस तरीके से हम उसको पढ़ाते हैं। इन दिस केस सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, अब इसमें क्या होता है कि हम टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करते हैं, है ना, प्लानिंग करते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं टॉपिक्स का, एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट करने हैं, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल बनाना है, समय सारणी तैयार करनी है, अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ जो है वो लगाना है, ईच सब्जेक्ट इन डिफरेंट क्लासेस, मॉनिटरिंग ऑफ ईच क्लास बाय टीचर्स, कि हर क्लास की हमें मॉनिटरिंग भी करती रहनी है। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट टास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस, अभी प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें कि एग्ज़ाम भी कराने, टाइम टेबल भी, स्टाफ भी ले आना है, हर क्लास का अलग अलग या हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर जो है वो होना चाहिए, एक अफेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इन सब की प्लानिंग जो है लीड करती है किस चीज़ को, कि एनुअल प्लान, आपका यूनिट प्लान, आपका लेसन प्लान, है ना। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी हमने डिस्कस की ना यहाँ पे, कि स्टाफ लाना है, टाइम टेबल बनाना है, टीचर्स लाने हैं, ये एक्टिविटीज़ हाईलाइट करती हैं किसको, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनुअल प्लानिंग, की वार्षिक योजना, इकाई योजना, और जो लेसन प्लानिंग है, यानी आपकी पाठ योजना जो है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है यूनिट प्लानिंग का, लेसन प्लानिंग का, और आपके ईयर प्लान का, ठीक है। फॉर करिकुलर प्लानिंग, ठीक है, अब दो तरीके के होते हैं चीज़ें, है ना, एक तो करिकुलर, स्कूल के अंदर जो बच्चा को पढ़ाया जाता है, और एक को करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ का प्लान, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो कैसे करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे पहले आ गया अब एनुअल प्लान, की वार्षिक योजना क्या है, ठीक है। एनुअल प्लान क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर यूनिट, फिर लेसन प्लान, और उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, जो अभी हम आज के कॉन्टेक्स्ट में हम फॉलो करते हैं। जब मैंने आपको कंस्ट्रक्टिविज्म भी पढ़ाया था तो बताया था कि बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, लेकिन आज के टाइम में हम क्या फॉलो करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म वाला मेथड जो है क्लासेस में फॉलो करते हैं, जो आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, और उसके अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक भी मोस्ट ऑफ कवर हो जाएगा, कौन सा वाला, एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाला सारा ही कवर हो जाएगा। नाउ एन एनुअल प्लान आउटलाइन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द स्कूल, एक वार्षिक योजना जो है, कि मतलब थ्रू आउट द ईयर आएगा यहाँ पे, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में जो भी स्कूल में क्रियाएं होंगी या गतिविधियां होंगी, उनका सुचारू संचालन की एक रूपरेखा तैयार करना,
क्या होता है, एनुअल प्लान होता है कि पूरे साल में हम क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, है ना, वो सारी चीज़ें, उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना क्या होता है, एनुअल प्लान। एंश्योर दैट टास्क आर स्प्रेड ओवर द ईयर एंड इन द राइट ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे ये सुनिश्चित करना होता है कि जो भी टास्क है, जो भी काम है, वो पूरे वर्ष भर में फैले हों और सही क्रम में फैले हुए हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि कलर्स या रंगोली से रिलेटेड कोई फेस्टिवल है तो वो कभी ऐसे हो रहा है, मतलब टाइम से होना चाहिए। दिवाली पे दिवाली से रिलेटेड, है ना, होली पे होली से रिलेटेड, जो रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है वहाँ पे उससे रिलेटेड जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पहले 3 मंथ में बहुत ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, लास्ट के अगले 3-4 मंथ कुछ है ही नहीं वैसा, तो वहाँ पे राइट पूरे साल में वो चीज़ें फैली हुई होनी चाहिए। इट गिव्स ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द यूनिट्स टू बी कवर्ड। एनुअल प्लान में अगर करिकुलर की बात करें तो यहाँ पे यूनिट्स जो आप करवाना चाहते हो, एक जो बुक होती है उसमें यूनिट्स होती है ना, और यूनिट्स के अंदर लेसन्स होते हैं या चैप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो यूनिट्स करवानी है वो मेंशन होती हैं। ठीक है, ऑफ ईच मंथ एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन अलॉन्ग विद इट। और इसके साथ साथ जो भी गतिविधियां हम करवाने वाले हैं उसका भी एक विस्तृत वर्णन इसके अंदर होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि जो यूनिट प्लान होता है ना, कि किस कौन से प्लान के अंदर मेंशन होता है कि जो यूनिट्स कवर करनी है हर महीने एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो वो किसके अंदर होती है, तो वहाँ पे आंसर आएगा एनुअल प्लान। स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं वहाँ पे यूनिट प्लान आंसर कर देते हैं, लेकिन यूनिट प्लान नहीं आएगा। यूनिट प्लान में तो एक यूनिट होती है डिटेल में, ठीक है, उसमें एक यूनिट की डिटेल होती है यूनिट प्लान में, कि एक पर्टिकुलर यूनिट में कौन कौन से लेसन प्लान होंगे और कब कौन सा लेसन करवाया जाएगा। ठीक है, एनुअल प्लान में क्या होगा करिकुलर में, कि हर महीने की यूनिट होंगी, सारी यूनिट्स होंगी, कि सारी अगर यूनिट्स की बात हो दैट मीन्स एनुअल प्लान की बात हो रही है। हर महीने कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, कब कौन सी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस में आएगा, एनुअल प्लान में। एनुअल प्लान रिफ्लेक्ट द टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। एनुअल प्लान में, वार्षिक योजना में स्कूल की सारी गतिविधियां जो है वो शामिल होती हैं। फ्रॉम द एनुअल प्लान द यूनिट प्लान कैन बी कंस्ट्रक्टेड। और जो वार्षिक योजना है इससे हम क्या बना सकते हैं, इकाई योजना बना सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि एनुअल प्लान से हम यूनिट प्लान भी बना सकते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि यूनिट प्लान हम किससे बना सकते हैं, लेसन प्लान से, एनुअल प्लान से, तो वहाँ पे एनुअल प्लान आ जाएगा। जनरली द एनुअल प्लान इज प्रिपेयर्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकेडमिक ईयर। अब जनरली यानी आमतौर पर जो नया शैक्षणिक वर्ष होता है इसकी शुरुआत कब होती है, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकेडमिक ईयर। जब जो नया साल है उससे पहले ही एनुअल प्लान जो है उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। इट इज़ यूजफुल इन स्केड्यूलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। ये किस में यूजफुल होता है, कि स्कूल की एक्टिविटीज़ को स्केड्यूल करने में, एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टू अकम्प्लिश द एक्टिविटीज़। और उसके साथ साथ जो गतिविधियां हैं उनके लिए जो समय चाहिए उसकी उपलब्धता में भी उपयोगी ये होती है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि जो एनुअल प्लान है उसकी तैयारी कब से शुरू होती है या कब बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ऑन द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकेडमिक ईयर, आफ्टर बिगिनिंग ऑफ न्यू अकेडमिक ईयर, या बिफोर बिगिनिंग ऑफ न्यू अकेडमिक ईयर, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट एक मॉडल है एनुअल प्लान का, ये आप देख सकते हो, जैसे सीरियल नंबर ये रहा 1, ये पहली यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। तो अब आपको समझ में आया कि जब एनुअल प्लान जो होता है उसके अंदर सारी यूनिट्स जो हैं उनका ब्यौरा होता है कि वो कितने टाइम पीरियड में हो जाएंगी। जैसे रिसोर्सेज टाइम पीरियड 7 है, कौन से महीने में, जुलाई में। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ें करवाई जाएंगी। टीचिंग लर्निंग मटीरियल जो है ये इसके अंदर यूज़ होगा, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये आ गया सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे। तो इस तरीके से होता है ना। तो इसके अंदर सारी यूनिट्स मेंशन है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर यूनिट की अगर प्लान दिया हुआ है तो वो किसको रेफर करेगा, दैट मीन्स वो यूनिट प्लान है। और अगर बहुत सारी यूनिट्स हैं दैट मीन्स वो ईयर प्लान है। ये 3rd यूनिट है, ये 4th यूनिट है, ये 5th है, ये 6th है। ठीक है, और कितना टाइम पीरियड लगेगा हर यूनिट में ये देखो असाइन किया हुआ है। पूरे साल का ये प्लान है। कौन सा महीना है जब ये प्लानिंग जो है हो जाएगी, या स्पेशल मेथड्स कौन से इसके अंदर यूज़ होंगे, मोटा मोटा जो ब्यौरा होता है वो इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ होता है। टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स कौन से यहाँ पे यूज़ होंगे, है ना,
उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे कौन सी होंगी, ये तो करिकुलर हो गई ना सारी जो लेसन में होंगी, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब यूनिट प्लानिंग पे आते हैं हम। यूनिट प्लान होता है सीरीज ऑफ लेसन प्लान। क्या हो गया अब ये यूनिट प्लान, देखो क्या बोल दिया, सीरीज ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान की सीरीज। और ईयर प्लान क्या था हमारे पास, सीरीज ऑफ यूनिट प्लान। ठीक है, डिजाइंड अराउंड ए स्पेसिफिक टॉपिक या लेसन, किसी स्पेसिफिक लेसन पे या टॉपिक के अराउंड ये डिज़ाइन होता है। यूनिट प्लानिंग बिगिंस विद द सिलेक्शन ऑफ ए यूनिट। यूनिट प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, सबसे पहले तो हम एक यूनिट सेलेक्ट करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस प्रोसेस कुड बी एग्जामिनेशन ऑफ द चैप्टर हेडिंग्स इन द स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स टेक्स्ट। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी यूनिट जो है हमें करवानी होती है, और उसके बाद जो चैप्टर्स हैं हम वो देखते हैं कि वो किस तरीके के सीक्वेंस में है, उनकी हेडिंग्स देखते हैं कि पहले कौन सा चैप्टर या कौन सी यूनिट जो है वो करानी सही रहेगी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली 2 to 3 वीक्स इज़ टाइम फॉर ट्रांजैक्टिंग ए यूनिट, कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट कि एक यूनिट जो है वो कितना टाइम लेती है, या कंप्लीट करने में एज ए टीचर कितना टाइम आप लोगे, तो कितना टाइम लोगे, 2 to 3 वीक, 2 से 3 सप्ताह का टाइम लोगे। यूनिट प्लानिंग इज़ ए प्रोसेस वेयर इन टीचर्स सेलेक्ट। अब देखो यूनिट प्लानिंग की जो प्रोसेस है इसके अंदर होता क्या है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी प्रोसेस बता दी इतनी सी लाइन में। तो यूनिट प्लानिंग की प्रोसेस में क्या होता है, सेलेक्ट करते हैं पहले हम यूनिट को, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको ऑर्डर में लगाते हैं, फिर हम इवेलुएशन करते हैं एंड रिवाइज बोथ व्हाट दे टीच एंड हाउ दे टीच। और फिर हम ये रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द यूनिट मस्ट बी ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। अब जो भी यूनिट आप पढ़ा रहे हो वो पर्यावरण का एक व्यापक और महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। दैट मीन्स आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी आप पढ़ा रहे हो टीचर, वो होना चाहिए। द यूनिट प्लान फॉर्म्स द बेसिस फॉर अ लेसन प्लान। अब जो इकाई योजना है ये किसके लिए बेस तैयार करती है, लेसन प्लान के लिए। जो ईयर प्लान था वो यूनिट प्लान के लिए बेस तैयार करता है, और जो यूनिट प्लान है वो लेसन प्लान के लिए, क्योंकि यूनिट्स के अंदर लेसन्स ही तो होते हैं। नाउ जो यूनिट प्लान है, जो इकाई योजना है, इसकी उत्पत्ति या इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ। यूनिट प्लान वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी जो चीज़ों को एज ए होल देखते हैं, ठीक है, हैज़ ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लर्निंग। गेस्टाल्ट की जो थ्योरी थी, जो इनका जो सिद्धांत था, उसका मानव के सीखने पर बहुत ही मतलब गहरा प्रभाव है। मतलब बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने कि हम चीज़ों को एज ए होल देखते हैं, कॉन्सेप्ट को एज ए होल हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द होल इज परसीव्ड रादर इन पार्ट्स। तो ये कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखना तब होता है जब हम चीज़ों को एज ए होल देखें, पूरे तरीके से देखें, ना कि उसे पार्ट्स में देखें। ठीक है, नाउ स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनिट प्लान। अब जो यूनिट प्लान हम बना रहे हैं उसके लिए स्टेप क्या रहेंगे, कदम क्या रहेंगे, कौन कौन से स्टेप जो हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है हम एक यूनिट और चैप्टर को फॉलो करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो जो यूनिट है या चैप्टर उसको सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे कि उस यूनिट है उसके अंदर 4 चैप्टर है, तो पहले चैप्टर, फिर ये वाला चैप्टर, उसके बाद दूसरा चैप्टर, फिर उसके बाद जो यूनिट सब यूनिट्स हमने डिवाइड की हैं उन्हें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अधिगम उद्देश्य कौन से होते हैं कि भाई इस लेसन को पढ़ने के बाद या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेवलप इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। फिर वो जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है जिसमें हम पढ़ाएंगे, है ना, उसको हम बनाएंगे, जिसके अंदर जितनी भी सब यूनिट्स हमने डिवाइड की हैं, छोटी छोटी उप इकाइयाँ जो हमने बनाई हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर वुड इंक्लूड नंबर ऑफ पीरियड्स, मेन टीचिंग पॉइंट्स, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, मेथड्स एंड मीडिया। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर हम डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर सब यूनिट्स हैं, उसमें क्या होगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पीरियड्स में ये जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी, या जो लेसन है, एक लेसन एक पीरियड में तो नहीं ना कंप्लीट होता, तो नंबर ऑफ पीरियड्स, मेन टीचिंग पॉइंट्स होते हैं लेसन प्लान के अंदर, इसके अंदर यूनिट प्लान के अंदर, कि मेन टीचिंग पॉइंट्स वहाँ पे क्या रहने वाले हैं, मेन लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी, मेथड्स कौन से यूज़ करेंगे, और कौन सी मीडिया या उपकरण या अदर थिंग्स जो है हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 4th स्टेप में ये हो गया। पहले तो चैप्टर को सिलेक्ट किया, फिर उसको हमने डिवाइड किया, फिर हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए, फिर जो हम पढ़ाने वाले हैं मेन टीचिंग मेथड, एक्टिविटी या कौन से मीडिया का यूज़ करेंगे उसको हम मेंशन करेंगे। ठीक है,
फिफ्थ स्टेप में प्लान एंड प्रिपेयर योर इवेलुएशन क्वेश्चन, फिर हम योजनाएं बनाएंगे, ठीक है, और हम अपनी इवेलुएटिव क्वेश्चन जो है वो तैयार करेंगे। मूल्यांकन भी तो करना है कि हमने क्या सिखाया और बच्चों ने कितना सीखा। हैव बेंचमार्क्स इन प्लेस, ठीक है। वंस द ट्रांजेक्शन ऑफ यूनिट हैज़ बिगन, एक बार जब आपने जो यूनिट है उसका ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया यानी पढ़ाना शुरू कर दिया, यूज़ बेंच मार्क्स टू कीप यू ऑन ट्रैक फॉर टाइम। ये जो बेंच मार्क्स हैं जो आपने सेट किए हैं कि मुझे इस लेवल का बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो ये जो है आपको ट्रैक पे रखेंगे एंड टू एंश्योर दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग मेट, और आपको ये सुनिश्चित करने में हेल्प करेंगे कि जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं आप उनको अचीव कर पाए या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बेंचमार्क सेट किया था कि एक पीरियड में मुझे इतना टॉपिक या इतने सब टॉपिक्स जो है मुझे कवर करवाने हैं, या इतने पीरियड्स में मुझे इतने लेसन्स जो है वो कवर करवा देने हैं, ठीक है। तो ये जो बेंचमार्क आप सेट करोगे ये हेल्प करेंगे आपको ट्रैक पे रहने के लिए और जो टाइम है उस टाइम में काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब जैसे सब यूनिट्स है, यहाँ पर देखो ये एग्जांपल के तौर पे रिसोर्सेज वाला जो है इसमें एक पीरियड लगेगा, ठीक है। इसमें इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए सबसे पहले कि बच्चा जो है इस टर्म को, रिसोर्स जो टर्म है उसको डिफाइन कर पाएगा। फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी कि टीचर एक सिचुएशन जो है प्रेजेंट करेगा एंड आस्क स्टूडेंट टू लिस्ट द रिसोर्स मेंशन इन द सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद मेथड्स एंड मीडिया, नरेशन ऑफ ए सिचुएशन, क्या मेथड यूज़ किया, क्या मीडिया यूज़ किया कि हमने कोई एक सिचुएशन बच्चों को एक्सप्लेन कर दी। इवेलुएशन यानी अब हम इवेलुएट कर रहे हैं, हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि कितना उन्होंने सीखा, तो हम पूछ लेंगे वहाँ पे क्वेश्चन की डिफाइन द टर्म रिसोर्स। और को करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे इससे रिलेटेड है सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे, हम अर्थ डे सेलिब्रेट कर लेंगे। तो ये है एक तरीके की यूनिट प्लान, ठीक है। अब है लेसन प्लान, लेसन प्लानिंग यानी पाठ का नियोजन। लेसन प्लान स्पेसिफाइज, पाठ योजना क्या निर्दिष्ट करती है। अभी हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सीखने के मकसद की हमारे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं कोई भी चीज़, हम ये सीखने के बाद क्या करने को एबल हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं अपना कंटेंट क्या आता है लेसन प्लानिंग में, उसके बाद कंटेंट, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से मेथड्स जो है हम यूज़ करेंगे टीचिंग में, उसके बाद कौन कौन से मटेरियल सामग्री हम यूज़ करेंगे, फिर उसका रियल लाइफ सिचुएशन में उसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद इवेलुएशन करेंगे, हम उसका मूल्यांकन करेंगे। और फॉर ईच लेसन दैट इज टोल्ड, जो हर लेसन जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए हम ये सारी चीज़ें जो हैं देखते हैं क्या कि कंटेंट सबसे पहले क्या लेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हम सेट करेंगे लेसन प्लानिंग में, हम यही देखते हैं ना इस लेसन का क्या, इस लेसन के बाद क्या बच्चा सीख जाएगा। फिर कंटेंट, फिर उससे रिलेटेड मेथड्स, ठीक है, कंटेंट का सिलेक्शन, फिर मेथड कौन से यूज़ करेंगे, फिर मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, फिर अप्लाई, एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, देन इवेलुएट। तो ये होते हैं लेसन प्लान के अंदर के स्टेप्स, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। एवरी टीचर हैज़ टू प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ हिज हर सब्जेक्ट, हर टीचर को अपने सब्जेक्ट की आउटलाइन तैयार करनी पड़ती है, जो भी टॉपिक वो पढ़ाने वाला होता है, किसमें रिटन फॉर्म में उसको देना चाहता है, उसको देना होता है कि जो उसने क्लास में पढ़ाया किस तरीके से पढ़ाया, क्या क्या हुआ। एट हीज कॉग्निटिव लेवल दैट इज़ नोन एज लेसन प्लानिंग, जिसे हम क्या कहते हैं लेसन प्लानिंग। उसे रिटर्न में देना होता है कि इन द क्लास कैसा लेक्चर रहा, किसने क्या क्वेश्चन पूछा, कौन सी स्ट्रेटजी मेथड आपने अडॉप्ट किए। ए टीचर हैज़ टू अप्लाई हिज और थ्योरेटिकल नॉलेज, उसकी जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसे वो अप्लाई करनी होती है क्लासरूम में, उसकी प्लानिंग में, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, ठीक है। ए प्रैक्टिकल आउटलाइन ऑफ टॉपिक इज़ टू बी टॉट इन ए पीरियड कॉल्ड लेसन प्लान, एक प्रैक्टिकल आउटलाइन होती है किसी भी टॉपिक की जो एक टाइम पीरियड में किसी एक निश्चित अवधि में पढ़ानी होती है, जिसे हम पाठ योजना कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस इसकी हो गई हैं। नाउ द फोर स्टेप मेथड फॉर टीचिंग टू ए स्पेसिफिक आउटकम और ऑब्जेक्टिव। अब हमने सबसे पहले ये देखा कि ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक विशिष्ट परिणाम या उद्देश्य के लिए शिक्षण में कितने स्टेप होने चाहिए, 4, ठीक है। तो वो अब खाली इंस्ट्रक्शनल जो सेट करते हैं ना हम, इंस्ट्रक्शंस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट, की छात्र को तैयार करना है। फिर प्रेजेंटेशन, उसकी प्रस्तुति, जो भी कंटेंट आपने सेलेक्ट किया है ना, पहले तो आपको स्टूडेंट को के
तरफ से प्रिपेयर करना है कि भाई बच्चा जो है उसको पढ़ना है ना, उसको समझना है। देन हम उसको प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं स्टूडेंट, उसको नॉलेज को एप्लीकेशन का पता चला या नहीं, और उसके बाद इवेलुएशन हम करते हैं। नेक्स्ट, फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कितने फेजेस होते हैं? अब यहाँ पे टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, 3 चरणों में शिक्षण आयोजित होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टीचिंग जो है कितने फेजेस में होती है, कितने चरणों में होती है। तो 3 में होती है प्री एक्टिव। प्री एक्टिव यानी टीचिंग से पहले की फेज़ होती है ये, जिसमें हम प्लान बनाते हैं कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। फिर दूसरी फेज़ होती है इंटरैक्टिव फेज़। इस फेज़ में हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्लान को, यानी हम पढ़ा रहे होते हैं। और पोस्ट एक्टिव टीचिंग के बाद की फ़ेज़ होती है ये, जिसमें हम रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं कि हमने जो टीचिंग की, जो पढ़ाया, और हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है हमारी वो कितनी अच्छी रही। ठीक है, तो ये 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के। अब बिनिंग एंड बिनिंग 1982 में उन्होंने एक्सप्लेन किया द स्ट्रक्चर एंड पर्पज़ ऑफ लेसन प्लानिंग इन देयर डेफिनेशन। अपनी डेफिनेशन में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। ये क्या कहते हैं? ऑल लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। जितने भी लेसन प्लान हैं उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन होते हैं, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर। फिर जो सब्जेक्ट मैटर हमें पढ़ाना होता है, जो भी हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको सेलेक्ट करना, उसको अरेंज करना, एंड डिटरमाइन द मैथड एंड प्रोसीजर। और फिर हम वो विधियाँ उसके अंदर डिटरमाइन करते हैं जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं, और फिर जो प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाली है वो हम शामिल करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या है? ये लेसन प्लान। नाउ प्रोसीजर एंड प्लानिंग फॉर कंटेंट मेथड्स मीडिया एंड इवेलुएशन। अब जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या है और प्लानिंग क्या है कि जो भी कंटेंट आपको बनाना है, जो भी मेथड्स आपने सेलेक्ट करने हैं, जो भी मीडिया सेलेक्ट करना है या इवेलुएशन, इन सब का प्रोसीजर और प्लानिंग क्या रहेगा? आपका मेथड, आपका कंटेंट, आपका मीडिया और आपका इवेलुएशन, ये कैसे सेलेक्ट करोगे आप? ए सक्सेसफुल लेसन प्लान इंटीग्रेट्स दीज 4 की कंपोनेंट्स। एक जो सफल पाठ योजना होती है, इसके अंदर 4 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं एक सक्सेसफुल लेसन प्लान के। सबसे पहला कंटेंट एनालिसिस, सामग्री का विश्लेषण जो है वो बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्रों के सीखने के उद्देश्य आपको बहुत अच्छे से निर्धारित करने हैं। तीसरा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड मीडिया, कि कौन कौन सी विधियाँ और मीडिया जो है आपने चयन किया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। और फोर्थ जो है वो है स्ट्रेटजीज टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चों की समझ का आकलन करने में आपने कौन कौन सी रणनीतियों का प्रयोग किया है। तो ये 4 की कंपोनेंट्स होते हैं एक सफल लेसन प्लान के। नाउ स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग ए लेसन प्लान। जब हम एक लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं तो उसके स्टेप क्या होते हैं? तो सबसे पहला है आउटलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रूपरेखा सीखने के उद्देश्य। कि सबसे पहले तो आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए कि जैसे कि आज के लेसन का टॉपिक क्या रहेगा और वट डू आई वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, कि हम क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या सीखें इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं। ठीक है, जब आपने बीएड में भी माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लानिंग बनाई होगी तो वहाँ पे भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से थे। डेवलप द इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन जो है वो डेवलप करते हैं कि जो टॉपिक है उसका परिचय हम किस प्रकार से बच्चों को देंगे। तो वहाँ पे कैसे देंगे हम? स्टार्ट विद ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि एक अफेक्टिव लेसन प्लान के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद अब एक लेसन प्लान को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट कर लिए। इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, बच्चों से जो भी आप टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हो उनसे क्वेश्चन पूछो ताकि हमें पता चले कि वो पहले से उसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, ताकि हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को जान पाएँ, तभी तो उसी बेसिस पे तो हम उन्हें आगे पढ़ाना शुरू करेंगे कि इन्हें कितना पता है और क्या गलत पता है, क्या सही पता है और क्या सही से हमें इन्हें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में प्लान द स्पेसिफिक लर्निंग एक्टिविटी। अब ये सारा असेस करने के बाद हम एक एक्टिविटी जो है बनाएंगे, बच्चों के लिए डिज़ाइन करेंगे ऑन द मेन बॉडी ऑफ लेसन की, जो मेन टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे उस पे बेस। नेक्स्ट प्लान टू चेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, फिर हम ये देखेंगे कि बच्चों की समझ जो है उसके अंदर टॉपिक के अंदर बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद डेवलप ए कंक्लूजन एंड ए प्रीव्यू, एक निष्कर्ष पर पहुँचेंगे और एक पूर्वावलोकन हम वहाँ पे विकसित करेंगे कि क्या कुछ रिजल्ट रहा,
कितना कुछ सीखा बच्चों ने। क्रिएट ए रियलिस्टिक टाइमलाइन, एक यथार्थवादी समय रेखा बनाएंगे, क्योंकि एक निश्चित टाइम ही होता है ना हमारे पास बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। उसके बाद है प्रेजेंटिंग द लेसन प्लान, जो पाठ योजना है उसको हम प्रस्तुत करेंगे, यानी फिर हम बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्लोजर, जब आपने पढ़ा दिया है तो क्लोजर करते हैं ना, कि एट द एंड समरी जैसे देते हैं लेसन में, तो जब हम उसका क्लोजर करेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो होते हैं। एक तो होती है टीचर समरी। टीचर समरी क्या करेगा, यहाँ पे शिक्षक जो है सारांश देगा, कैसे कि जो उसने पढ़ाया है उसके मेन पॉइंट्स वो उस पर चर्चा कर देगा, या मेन पॉइंट समराइज कर देगा। अब स्टूडेंट समरी होती है, फिर हम बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप समराइज करो, आप बताओ कि आपने आज की क्लास में जो है वो क्या सीखा। ठीक है, ये हो गया छात्र सारांश क्लोजर में। और उसके बाद तीसरा है लेसन प्रोडक्ट। लेसन प्रोडक्ट होता है ना, जैसे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या रही है ना, तो वो होता है लेसन प्रोडक्ट, कि बच्चों से ही हम पूछ लेते हैं कि आज आपने मेन जो चीज़ है वो आपने क्या सीखी। ठीक है, अब क्लोजर के बाद रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लेसन प्लान, क्लोजर कर दिया, हम पढ़ा के आ चुके हैं, अब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, हम उस पर चिंतन करेंगे बैठ के कि हमने कितना अफेक्टिव पढ़ाया, कितना अच्छा पढ़ाया। और ये है सेल्फ इवैल्यूएशन, लास्ट स्टेप। सेल्फ इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं अपने आप को कि जो गोल्स हैं वो कितने लेवल तक, 1 2 3 4 5 में कितने लेवल तक हम उसको अचीव कर पाए, और नेक्स्ट टाइम जो है हमें क्या करना है या क्या चीज़ें अपडेट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग। अब देखो, जो इंस्ट्रक्शनल प्लान है वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लानिंग क्या होती है, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयर प्लान। ठीक है, अब हम मेन डिस्कस करें कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग एंड लेसन प्लानिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच है, यानी जो रचनात्मक शिक्षण है, उसको हम फॉलो करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये एक तरीके से ये भी लगा लो कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेटर कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो कैसे बनाया जाए, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग का यूज़ करके। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग करनी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। अब जो हमारी रचनावादी शिक्षण है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले क्या है वो देख लेते हैं हम, कि इसके क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग है ये किसने दी है, ऑड्रे ग्रे ने। किसने दी है, ऑड्रे ग्रे ने। द लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम क्यों फॉलो करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं दी हैं कि क्यों फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो लर्नर इसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, शिक्षार्थी सक्रिय होता है, और जितना सक्रिय वो रहेगा उतना ज़्यादा वो सीखेगा। एनवायरनमेंट इज़ डेमोक्रेटिक, इसमें जो पर्यावरण है लोकतांत्रिक होता है, यानी बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, उनकी बात जो है वो ज़रूर सुनी जाएगी। द एक्टिविटीज़ आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड। जो भी गतिविधियाँ होती हैं इस अप्रोच में सारी इंटरेक्टिव होती हैं, यानी आपस में बातचीत होती है, कोलैबोरेशन होती है, और स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, छात्र केंद्रित यहाँ पे होती है ना। इसमें डायलॉग्स जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का काम करते हैं। The teacher facilitates as a process of learning in which students are encouraged to be responsible and autonomous। यहाँ पे टीचर, आपको पता ही है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है, फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेट करता है टीचर यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो और ज़्यादा एनकरेज हो पाए, और ज़्यादा उत्साहित हो पाएँ, और अपनी लर्निंग जो है उसके प्रति ऑटोनोमस हो पाएँ, कि खुद से वो पढ़ें और रिस्पॉन्सिबल वो बने अपनी लर्निंग के लिए। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट यानी CLE, जो रचनावादी लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो सीखने का वातावरण है, वो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए पिक्चर है कि कोलैबोरेटिव नेटवर्क होगा इसमें, यानी बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, पीयर चैट होगी, आपस में बातें करेंगे, मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन लर्निंग होगी, इंटरनेट का यूज़ होगा, क्लासेस तो होंगी ही होंगी, लाइब्रेरी, मीटिंग्स, और टीचर जो है उसके साथ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ये जो देख रहे हो आप पिक्चर में, ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिसमें मीडिया भी है, पीयर चैट भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, इंटरनेट भी है, क्लासेस भी हैं, लाइब्रेरी भी है, मीटिंग, टीचर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
नाउ कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट टूल, जो रचनावादी मूल्यांकन उपकरण है वो क्या होते हैं कि भाई जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कौन कौन से असेसमेंट टूल मूल्यांकन के हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे माइंड मैपिंग, मन मानचित्रण, ओरल डिस्कशंस, ओरली बातचीत करके, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, बच्चों से गतिविधियाँ करवा के, माइंड मैपिंग, अच्छा ये दोबारा आ गया, प्री टेस्टिंग, उनका पूर्व परीक्षण करके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे असेसमेंट में होती हैं। रोल ऑफ टीचर क्या होता है यहाँ पे, फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, सुविधा प्रदाता होता है टीचर यहाँ पे। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट एक्टिविटीज़, जो रचनात्मक गतिविधियाँ हैं उनका कार्यान्वयन कैसे करेंगे हम, क्या क्या होता है इसमें। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चों को सक्रिय प्रयोग करने देंगे हम। फॉर एग्जांपल प्लांटेशन है तो हम बच्चों को करने देंगे कि आप खुद से प्लांटेशन करो, करके देखो। फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करा देंगे, किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में दिखाना है तो हम उन्हें फील्ड की ट्रिप पे ले जाएंगे। फिल्म्स दिखा सकते हैं हम, क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट जो है बच्चों को दे सकते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इशू है हमारी सोसाइटी कल्चर में या फिर वैसे, तो वहाँ पे हम रिसर्च प्रोजेक्ट जो है बच्चों को दे सकते हैं। नाउ कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग, ठीक है, रचनात्मक पाठ योजना। अब कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग जो लेसन प्लानिंग है वो कैसी होती है, देखो इसके अंदर 5 ईज होते हैं, 5 ई होते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो 5 ई का जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल है ये किसने दिया है, रोगर बेबी ने दिया है, ठीक है। 5 ईज का इंस्ट्रक्शनल मॉडल जिसमें रचनात्मक तरीके से लेसन प्लानिंग हम करते हैं। एक तो था नॉर्मल लेसन प्लानिंग, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लानिंग की बात हो रही है। तो ये 5 चीज़ें ई बताता है। तो पहला ई है एंगेज, कि बच्चों को आप इंगेज रखो, उनको आप किसी ना किसी काम में लगा के रखो, उनको फ्री मत छोड़ो, ठीक है। दिस स्टेज प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टू डिस्कवर व्हाट स्टूडेंट्स नो और व्हाट दे थिंक दे नो। यहाँ पे शिक्षक को ये मौका मिलता है, पता लगाने का अवसर मिलता है कि छात्रों के पास कितनी नॉलेज है, वो कितना जानते हैं और वो क्या सोचते हैं कि उनके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लोर, आप बच्चों को एक्सप्लोर करने दो, खोजने दो, नॉलेज को जानने दो, खुद से चीज़ों को मतलब और ज़्यादा वो एक्सप्लोर करके सीखे अपने आप से। तो इस स्टेज पे क्या होता है, प्रोवाइड्स ए कॉमन सेट ऑफ एक्सपीरियंस एज ए वेल एज ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे अनुभवों की श्रेणी, व्यापक श्रेणी जो है हम बच्चों को यहाँ पे प्रदान कर देंगे ताकि बहुत एक्सप्लोर करें वो अपने आप से, ठीक है। दिस स्टेज अलाउ स्टूडेंट्स टू कंपेयर वट दे थिंक अबाउट वट दे ऑब्जर्व। यहाँ पे ये जो स्टेज होती है ये बच्चों को क्या अलाउ करती है कि वो क्या सोचते हैं, कि वो कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, ठीक है। तीसरा है एक्सप्लेन, आप व्याख्या करो, ठीक है। एंगेज रखो, उनको व्यस्त रखो किसी ना किसी काम में। दूसरा, उनको एक्सप्लोर करने दो। तीसरा, उनको एक्सप्लेन करो, व्याख्या करो। दिस स्टेज प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू कनेक्ट देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि ये जो स्टेज है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना पिछला जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको कनेक्ट कर पाएँ एंड टू बिगिन टू मेक कॉन्सेप्चुअल सेंस ऑफ मेन आइडियाज़ विद इन द यूनिट ऑफ स्टडी। और जो अध्ययन की इकाई है उसके भीतर जो मुख्य वैचारिक समझ है उसे बनाने का अवसर हम यहाँ पे प्रदान करते हैं, ठीक है। चौथा ई है इलेबोरेट, यानी विस्तृत करो। इन दिस स्टेज स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू अप्लाई और एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट। अब जो बच्चों ने सीख लिया है उसको वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे इन न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन में, एंड रिलेट देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस टू न्यू वंस। और जो उनके पिछले अनुभव हैं उनको नए अनुभवों के साथ वो रिलेट करके देखेंगे कि पहले मैंने इस काम को इस तरीके से किया था, अब इस तरीके से किया है ना। उन चीज़ों को रिलेट करके देखेंगे, जो भी सीखा है उसको अप्लाई करेंगे वो। पांचवा है इवेलुएट, मूल्यांकन करो। जो भी सीख लिया है उसका इवेल्युएशन तो ज़रूरी है कि हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी, हमारी एबिलिटी कितनी है, कितनी स्किल जो है हम गेन कर पाए, स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी क्षमता थी और अब जो है सीखने के बाद हम कितने जो है सक्षम हो चुके हैं उस चीज़ में, है ना। नेक्स्ट, प्लानिंग को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़। अब को करिकुलर, को स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक यानी जो स्कूल से रिलेटेड है, नहीं जो आपके करिकुलम से रिलेटेड है, और को स्कोलास्टिक यानी जो आपकी जो सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ जो है हम कैसे प्लान करेंगे ये भी आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो कुछ प्रिंसिपल दिए हैं इसके, कुछ सिद्धांत दिए हैं। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको बनाते समय आपको इन सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला,
सेलेक्ट एक्टिविटीज़ दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू करिकुलम, ऐसी गतिविधियों का चयन करना है जो पाठ्यक्रम से संबंधित हो, ठीक है। दिस शुड बी एजुकेशनली रेलेवेंट, शैक्षिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एक्टिविटी उठा के हमने करा दी है, उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा का या करिकुलम से रिलेटेड होना चाहिए। अब जो द सेलेक्टेड एक्टिविटीज़, जो भी आपने गतिविधियां चयन कर ली हैं, शुड बी कंस्ट्रक्टिव, कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए। शुड बी एम एट डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स, और उन उसका एम ऐसा होना चाहिए कि हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव ऊंचे रखो कि बच्चे कुछ तो यहाँ से उनकी स्किल जो है इंक्रीज होंगी, विच आर नॉट अटेनेबल थ्रू रेगुलर क्लासरूम टीचर। और इस तरीके के जो गोल हैं आपको रखने हैं कि जो रेगुलर क्लासरूम से बच्चा अटेन नहीं कर सकता, वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसके अंदर कुछ बच्चा नया चैलेंजिंग सीखे जो क्लासरूम में आप उसको नहीं सिखा सकते, वो आप एक्टिविटी के अंदर रखो, ठीक है। एग्जाम्पल नोवेल्टी, ओरिजिनलिटी, राइटिंग, डिस्कशंस एट्सेट्रा, ठीक है। नवीनता, मौलिकता, लेखन, चर्चा इत्यादि ये आप करवा सकते हो। Co-scholastic activities should have place within school timing so that all can participate। जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं स्कूल के, जो स्कूल के समय का, स्कूल का जो समय है उसी के भीतर हो जानी चाहिए, ताकि सारे बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। ऑल स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन वन और अदर एक्टिविटी गोइंग ऑन द स्कूल। सारे बच्चों का नंबर आ जाना चाहिए एक्टिविटी में, ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा भाग ले जा रहा है या कुछ एक बच्चे ही पर्टिकुलर है जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब बच्चों का जो है नंबर वहाँ पे आना चाहिए, सब बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर और क्या ध्यान रखना है, द एटमोसफेयर हैज़ टू बी डेमोक्रेटिक। जो माहौल है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि आप डिक्टेट कर रहे हो वहाँ पे कि आप जैसा कहो वैसा ही होना चाहिए, नहीं। मोर सजेशंस एंड आइडियाज़ कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, और ज़्यादा सजेशन, सुझाव और विचार जो है लोकतांत्रिक माहौल में शामिल किए जाते हैं, ताकि बच्चे भी अपने ओपिनियन रखें, अदर टीचर्स जो हैं वो भी अपने ओपिनियन रखें, ठीक है, ताकि डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर जो है बने, सो दैट नथिंग इज इम्पोज्ड ऑन स्टूडेंट्स, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ भी बच्चों पे थोपा जा रहा हो, है ना। इसलिए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे होना चाहिए। अब जो लीडरशिप है वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर एंड केयरफुल, मतलब उचित और सावधानी पूर्वक नेतृत्व होना चाहिए। कैसे कि एवरी टाइम द सेम पर्सन शुड नॉट गेट ए चांस टू लीड, हर बार एक ही व्यक्ति को नेतृत्व करने का मौका नहीं मिले। लीडरशिप शुड बी रेशनल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट एन एक्टिविटी। जो नेतृत्व है वो कैसा होना चाहिए, घूर्णी होना चाहिए। मतलब एक सर्कल में कि इस बार एक होता है ना रोल नंबर वाइज, पहले रोल नंबर 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से कर सकते हो, या सर्कल में कर सकते हो, या अदर तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल जाए लीड करने की, सिर्फ एक ही बच्चे को ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट जो है ध्यान रखने का वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, कि आप प्रशासन और पर्यवेक्षण जो है वो किस तरीके से कर रहे हो कार्यक्रम के। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम शुड बी प्लेस्ड ऑन स्टूडेंट्स वाइल टीचर्स कैन सुपरवाइज एंड फैसिलिटेट। जो भी आप काम करवा रहे हो, ये जो प्रोग्राम जो भी हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसको देनी है, आपको छात्रों को देनी है। और टीचर यहाँ पे क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा और फैसिलिटेट करेगा। टीचर जो है इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कहीं प्रॉब्लम कुछ ना हो, ठीक है। सुपरवाइज करेगा कि एक्टिविटी सही से चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और कोई सुविधा अगर चाहिए तो वहाँ पे वो प्रदान करेगा। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन, लीडरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना है। और कोस्कोलास्टिक के एक्टिविटीज़ के टाइम पे क्या चीज़ ध्यान रखनी है, रेगुलरिटी की, नियमितता कि नियमित रूप से जो कोस्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ जो है होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मंथ में बहुत सारी करवा दी, अगले 2-3 महीने तक कुछ है ही नहीं। तो ये रेगुलरली जो है ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। दे शुड हैव ए प्लेस इन स्कूल टाइम टेबल, और स्कूल के टाइम टेबल में अच्छी तरीके से निहित ये होनी चाहिए। यूनिट प्लान में तो होती हैं थ्रू आउट द ईयर, जो हमने कहा था ना कि थ्रू आउट द ईयर ये स्प्रेड आउट होनी चाहिए। एडवाइजर, सलाहकार, द टीचर शुड हैव एन एडवाइजरी रोल एंड शुड नॉट इम्पोज हिज हर विल ऑन स्टूडेंट्स। जो टीचर है उसका रोल कैसा रहेगा, एडवाइजरी का रहेगा, सलाहकार का होगा एक्टिविटीज़ में, कोस्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ में, और वो कुछ भी छात्रों पर अपनी इच्छा थोपेगा नहीं। वही बात है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोग्राम शुड ग्रो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज ग्रेजुअली। जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम धीरे धीरे छोटे से बड़े की ओर बढ़ना चाहिए। पहले कोई छोटी एक्टिविटी, ईजी एक्टिविटी, और उसके बाद जो है हैवी या ज़्यादा टाइम की एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हो। इनिशियली देयर में बी फ्यू आइटम्स एंड ए फ्यू स्टूडेंट्स। पहले
थोड़े चीज़ें हो सकती हैं, थोड़े बच्चे हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद जो है आपको प्रोग्राम को बढ़ाना है, उसको वाइडन करना है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीइंग इन्वॉल्व्ड। आप शुरुआत में थोड़े छात्र ले सकते हो, लेकिन बाद में उसको आपको बढ़ाते रहना है, छात्रों की संख्या को भी और जो आपका प्रोग्राम है उसको भी, ताकि लर्निंग जो है वो बेटर और हो सके और सारे स्टूडेंट्स जो है वो कवर हो जाएं। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आएगा एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, डायलॉग्स, ठीक है, एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। इसमें से इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। हमारी पेडागोजी की वीडियोस की पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओनली व्हाट्सअप, नो कॉल, ठीक है। नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होंगी। डीएसएसबी की प्लेलिस्ट है, एचएसएससी की प्लेलिस्ट है और केवीएस की प्लेलिस्ट है। यहाँ पर क्या है कि आप इन प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक करो। एचएसएससी और केवीएस का सिलेबस सेम है, तो इन दोनों की प्लेलिस्ट में सेम टॉपिक्स हैं और ये आपको सेम ही मिलेंगे। तो आप अच्छे से देख के उसके बाद ही आप पीडीएफ लें, ठीक है। और इन प्लेलिस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी पहले हम कंटेंट कवर करेंगे डीएसएसबी का, उसके बाद हम एमसीक्यूज कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।